हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं कोसी की आस। और एक बार फिर से आए हैं हम लोग सीएजी के डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के पर्पस से एमसीक्यू का कुछ एमसीक्यू लेकर। ठीक है, तो सीएजी का जो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है CPD 2 कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एग्ज़ाम 2 जो है, जिसके 2 पेपर होते हैं C3 और C4। तो C3 से रिलेटेड पब्लिक फाइनेंस के MCQs को हम लोग करेंगे। पहले भी काफ़ी वीडियो हमने इस C3 से संबंधित किया है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप अगर उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे CAG डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन बोल के, तो वहाँ आपको कई सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप बेशक देख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी मदद मिलने वाला है उससे। तो आइए शुरू करते हैं। पब्लिक डेब्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है इसमें। कहता है पब्लिक डेब्ट रेफर टू बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम। पब्लिक डेब्ट जो होता है वो क्या रेफर करता है? बोरोइंग बाय गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से? विद इन द कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी से ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट पब्लिक डेब्ट बोला किसको जाता है? तो पब्लिक डेब्ट होता है कि गवर्नमेंट अगर कहीं से भी लोन लेती है, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, वही पब्लिक डेब्ट कहलाता है। कहता है कि डेब्ट आर एक्सपेक्टेड टू पे दियर वे एंड आर सेल्फ लिक्विडेटिंग। कौन सा डेब्ट है जो एक्सपेक्टेड टू पे दियर वे, मतलब वो अपने तरीके से वो पे हो जाएगा, एंड दे सेल्फ लिक्विडेटिंग है। तो एक प्रोडक्टिव डेब्ट जो है वो एक्सपेक्टेड टू पे दियर वे एंड आर सेल्फ लिक्विडेटिंग। ट्रेजरी बिल जो है वो ट्रेजरी बिल्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांस फ्रॉम सेंट्रल बैंक आर एग्जाम्पल ऑफ क्या है? शॉर्ट टर्म डेब्ट है। शॉर्ट टर्म डेब्ट है ट्रेजरी बिल, और वेज एंड मीन्स एडवांस जो है वो आपका शॉर्ट टर्म डेब्ट है। ठीक है, कहते हैं शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है डेब्ट विच आर इंटेंडेड टू ब्रीज द गैप टेम्पररली बिटवीन करेंट रेवेन्यू एंड करेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? नॉन एज फ्लोटिंग डेब्ट बोला जाता है। और लॉन्ग टर्म लोन विच आर पेबल along आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कवरिंग सेवरल ईयर्स आर ऑल्सो नोन एज फंडेड डेब्ट। तो क्या अंतर हो गया कि जैसे देखिए, अब एक बार हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जैसे शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग डेब्ट बोलते हैं। कम समय के लिए जो दिया जाता है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट, उसको फ्लोटिंग डेब्ट भी बोलते हैं। इसको अनफंडेड डेब्ट भी बोलते हैं, अनफंडेड डेब्ट भी बोलते हैं। और इसका एग्जांपल आपको ट्रेजरी बिल हो गया, वेज एंड मीन्स एडवांस हो गया। और लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है इसका जो है फंडेड डेब्ट, इसको अनफंडेड बोले शॉर्ट टर्म को, और इसको फंडेड बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है एक रिडेमेबल होता है, रिडेमेबल डेब्ट होता है, और इरिडेमेबल होता है। रिडेमेबल डेब्ट हो गया, इसका मतलब होगा कि टाइम लिमिट होगा। ठीक है, मतलब ये क्या होगा कि स्पेसिफिक डेट होगा, स्पेसिफिक डेट होगा कि इतना डेट को हम पेमेंट करेंगे। और इरिडेमेबल जो डेट होता है, ठीक है, इरिडेमेबल डेट जो होगा उसके लिए नो स्पेसिफिक डेट होगा।
ठीक है, तो इस तरह से क्लियर हो गया हमारा कि शॉर्ट टर्म डेब्ट विच आर इंटेंडेड टू ब्रिज द गैप ऑफ टेम्पररी बिटवीन करंट रेवेन्यू एंड करंट एक्सपेंडिचर आर नॉन एज फ्लोटिंग डेब्ट, और लॉन्ग टर्म डेब्ट जो हो गया कवरिंग सेवरल ईयर आर ऑल्सो नॉन एज फंडेड डेब्ट। अब कहता है कि कॉज विच हैव ब्राउट अबाउट ग्रेट इंक्रीज इन साइज ऑफ पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट के साइज में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका कारण क्या है? वार और वार प्रिपेयर्डनेस, बजट डिफिसिट ऑन करंट अकाउंट, वेलफेयर स्कीम अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मोर लॉसेस देन गेन इन पब्लिक यूटिलिटीज। तो ये सारे ऑप्शन है कि वार और वार प्रिपेयर्डनेस के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, बजट डिफिसिट ऑन करंट अकाउंट है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, वेलफेयर स्कीम अगर सरकार चलाना चाह रही है तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो उसके पर्पज़ से, और मोर लॉसेस देन गेन इन पब्लिक यूटिलिटीज अगर हुआ है तो इन सभी के पर्पज से, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है कि इन इंडिया टू ब्रीज द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट इशू द व्हाट आर कॉल्ड ट्रेजरी बिल, उसको ट्रेजरी बिल जो होता है विच आर रिपेबल आफ्टर, कितने दिन में होता है पे बिल करना है? ट्रेजरी बिल को 3 मंथ में करना है। ट्रेजरी बिल को जो पेबल होता है वो 3 महीने में होता है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब वो फ्लोटिंग डेप्ट बोलते हैं, शॉर्ट टर्म लोन बोलते हैं, फ्लोटिंग और शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इज पॉसिबल विदाउट रिसोर्ट टू पब्लिक बोरोइंग, ये गलत हो गया है, बगैर पब्लिक बोरोइंग के फाइनेंसिंग मतलब पब्लिक सेक्टर को वो पॉसिबल नहीं है। टू कवर द गैप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट रेज टेम्पोररी लोन और गेट्स वेज एंड मीन्स एडवांस फ्रॉम सेंट्रल बैंक से लेता है। कहता है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस रेवेन्यू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डेब्ट बिकॉज, कहता है कि अगर सरप्लस रेवेन्यू है, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस रेवेन्यू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ debt because this is old method and badly out of tune with the modern condition. Budget surplus is not a common phenomenon. It is insignificant that surplus revenue cannot be used for making and substantial reduction in the public debt. Public debt को ख़त्म करने के लिए आप अगर बजट सरप्लस ला रहे हैं तो वो अच्छा पॉलिसी नहीं माना गया, अच्छा सिद्धांत नहीं माना गया है, तो इसमें ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहता है द गवर्नमेंट कैन नॉट बाय इट्स ऑन स्टॉक इन द मार्केट फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेब्ट, ये कर सकती है तो ये फॉल्स हो जाएगा। कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट बाय, सरकार नहीं खरीद सकती है अपने स्टॉक को मार्केट में पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डेब्ट के पर्पस से, लेकिन खरीदा जा सकता है, तो यहाँ कैन नॉट बाय लिखा है तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। कहता है द मेथड ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाई इंटरेस्ट लोन इनटू लो इंटरेस्ट लोन बाय वन गवर्नमेंट इज नॉन एज कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक पहले भी क्वेश्चन आया था पिछले वीडियो में कि मैं बताया था कि कन्वर्जन होता क्या है। तो गवर्नमेंट एजेंसी जब पब्लिक डेब्ट ली हुई है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान के चलते हैं कि 20% पे आपने लिया हुआ है और आज के डेट में रेट ऑफ इंटरेस्ट ही रिड्यूस होके 15% हो गया, तो आप जिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए हैं उसको आप बोलेंगे कि हमारा रेट चेंज कर दो, हमारा रेट जो हाई इंटरेस्ट रेट लोन जो है उसको लो इंटरेस्ट लोन में कन्वर्जन कर दो। तो आप वही अगर कन्वर्जन जो होता है तो वो कन्वर्जन कहलाता है। वहाँ दो बात होती है कि कन्वर्जन होगा या रिफंडिंग भी हो सकता है, कि अगर मान के चलिए वो इंस्टीट्यूशन आपको कम करने के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आप किसी और इंस्टीट्यूशन से या फिर उसी इंस्टीट्यूशन को बोलेंगे अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो मैं आपका लोन सेटल्ड कर दूंगा और फ्रेश लोन हमको दे दो। तो या तो वो दे दे, नहीं तो दूसरे इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेंगे फ्रेश लोन जो 15% पे होगा और आप लोन लेके पुराने वाले को सेटल कर देंगे, तो वहाँ ख़त्म हो गया और यहाँ नया लोन आपको 15% पर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है रिफंडिंग भी बोला जाता है उसको। यहाँ कन्वर्जन है जो सीधा वही इंटरेस्ट चेंज कर देगा हाई इंटरेस्ट लोन से लो इंटरेस्ट लोन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज क्रिएटेड फॉर द रिपेमेंट ऑफ एवरी लोन, dash is created for repayment of every loan by setting aside a certain amount every year out of the current revenue। सिंकिंग फंड हो जाएगा, क्योंकि सिंकिंग फंड क्या होता है? सिंकिंग फंड होता है कि हर एक
साल आप क्या करते हैं, कुछ कुछ पैसे आप सेट असाइड करते जाते हैं, जमा करते जाते हैं फ्यूचर लायबिलिटी को रिप्लेस करने के लिए। तो वही है कि पब्लिक डेब्ट को रिप्लेस करने के पर्पज से भी अगर करंट रेवेन्यू से कुछ पैसे प्रत्येक साल निकाल के रखा जा रहा है तो वो सिंकिंग फंड हो गया। कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अनऑर्थोडॉक्स एंड रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेब्ट। मतलब क्या है कि कौन जो है ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स है एंड रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ रिपेमेंट है। तो ये टर्मिनल एन्यूटी जो है, टर्मिनल एन्यूटी है कि वो आप कुछ गारंटेड टाइप का आप पे करते जाएंगे। कहता है डैश इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन द कम्युनिटी। इंटरनल डेब्ट जो है, इंटरनल डेब्ट इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ वेल्थ विद इन अ कंट्री। The account of money paid by debtor country toward interest and the principal is measure of the dash on country direct money burden हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कहता है कि एक्सटर्नल वाले में जो है रियल मनी बर्डन होता है, लेकिन सॉरी इंटरनल वाले में, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल की बात हो रही है कि किसी और कंट्री से जो लिया गया है उसको जो ब्याज और प्रिंसिपल और ब्याज का भुगतान किया जाता है वो कैसे मेजर किया जाता है, कमोडिटी को डायरेक्ट मनी बर्डन के रूप में किया जाता है। एन एक्सटर्नल लोन सेटअप ए ड्रेन ऑफ dash from our country. An external loan set up a drain of goods from our country, the direct real burden of external debt, the direct real burden of external debt diminution of economic welfare. The direct real burden of external debt is diminution of external economic welfare. The indirect real burden of external debt is check to product of wealth in the economy. The indirect real burden of external debt क्या है? Check to production of wealth in economy. Check to production of wealth in the economy. कहता है dash and dash are the two major instrument of resources mobilization in a developing economy. So taxation and public borrowing. Taxation and public borrowing are the two major instruments of resources mobilized. Two major instrument of resources mobilization in a developing economy. In a developing economy. Taxation beyond a certain limit. Taxation beyond a certain limit tend to affect economic activity adversely owing to its डिसइंसेंटिव इफेक्ट। ट्रू, टैक्सेशन जो है बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट टेंड टू इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी एडवर्सली, बिल्कुल सही है। कहते ओइंग टू डिसइंसेंटिव इफेक्ट, ये क्या करता है, डिसइंसेंटिव इफेक्ट हो जाता है कि अगर आप ज़्यादा एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा टैक्सेशन कर देंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को एडवर्स इफेक्ट करेगा। अब जैसे मान के चलिए आपने मैन्युफैक्चरर पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो उसका इंटरेस्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग पे कम हो जाएगा, इस टाइप का। क्योंकि वो उसको लगता है कि हम जितना काम कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में मतलब हमारा टैक्स ज़्यादा लगा दिया जा रहा है। एबिलिटी टू पे से अगर ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो वो कहीं एक मतलब डीमोटिवेट करेगा बिजनेसमैन या फिर मैन्युफैक्चरर को। कहता है अकॉर्डिंग टू expert opinion dash should cover at least current expenditure on normal ground government service and dash should be resorted to finance government expenditure which result in creation of capital assets। तो हो जाएगा आपका taxation। According to expert opinion taxation should be covered at least current expenditure on normal government service and borrowing should be resorted to finance government expenditure which result a creation of capital। मतलब क्या हुआ कि टैक्सेशन से आपका करंट जो एक्सपेंडिचर है मतलब रूटीन का रैकरिंग कर सकते हैं वो कवर हो जाना चाहिए, और आप अगर बोरोइंग ले रहे हैं तो बोरोइंग जो है आपका
क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स होना चाहिए। मतलब बोरोइंग को आप रूटीन के एक्सपेंडिचर के लिए अगर ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। बोरोइंग को आप लीजिए क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स के पर्पज से, और टैक्सेशन को करिए कि करेंट एक्सपेंडिचर जो है आपका नॉर्मल रूटीन का वो कवर हो जाए। कहता है कि अंडर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक बोरोइंग, अंडर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक बोरोइंग it was brought that the use of resources by government was less productive than their use in private hand। बिल्कुल सही है। कहता है कि क्लासिकल थ्योरी में बोला है अंडर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग के क्लासिकल थ्योरी में क्या बोला गया है? कहता है इट वाज ब्राउट दैट द यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का यूज है वाज लेस प्रोडक्टिव देन यूज इन प्राइवेट हैंड। अगर ये प्राइवेट हैंड में रहे तो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो लेस प्रोडक्टिव है। तो ये सही है। कहता है दिस वे इन विच गवर्नमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी रेज रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक लोन इज क्या है? मार्केट बोरोइंग है और नॉन मार्केट बोरोइंग, तो दोनों हो जाएगा। मतलब अंडर डेवलप इकोनॉमीज जो है वहाँ जो रिसोर्सेस है पब्लिक लोन के थ्रू वो मार्केट बोरोइंग भी कहलाएगा और नॉन मार्केट बोरोइंग भी। कहता है कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय नॉन मार्किंग बोरोइंग। नॉन मार्किंग बोरोइंग जो है वो क्या है? तो इशू ऑफ नॉन मार्केटिंग होगा। तो ये आपका इशू ऑफ ट्रेजरी बिल हो जाएगा। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स लोन, फोर्स लोन का एग्जाम्पल है कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। कहता है इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री द रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट, दिस रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट आर डैश टू फुलफिल द कैपिटल नीड ऑफ इकोनॉमी टू इनएडिक्वेट। वो क्या है? टू इनएडिक्वेट टू फुलफिल द कैपिटल नीड ऑफ इकोनॉमी। कहते हैं इन ऑर्डर टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक बोरोइंग एंड डैश शुड बी एडजस्ट टू सूट द प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टर। तो देखिए क्या है कि इन ऑर्डर टू मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू पब्लिक बोरोइंग द डिनोमिनेशन ऑफ द लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी should be adjusted to suit the preference of different kind of investor। ये सारे कंडीशन अगर आप देंगे तभी तो आपका इन्वेस्टर जो है वो इम्प्रेस होगा या प्रेफरेंस देगा। मतलब कहते हैं एक ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी हैज़ टू बी क्या है? रेगुलेटरी होना चाहिए और डेवलपमेंटल होना चाहिए। तो बोथ हो जाएगा। एक ग्रोथ ओरिएंटेड मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेगुलेटरी होना चाहिए, मतलब कंट्रोल करने वाला एक मतलब संस्था होना चाहिए जो उसको रेगुलेट करे, नियम कानून पालन हो रहा है कि नहीं, और डेवलपमेंटल भी होना चाहिए। इन मॉडर्न टाइम पब्लिक बोरोइंग इज रिसोर्टेड इन ऑर्डर टू रेज फंड फॉर फाइनेंसिंग, किसके पर्पज से? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एक्सटेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर इरिगेशन वर्क। तो ये सभी के पर्पज से मॉडर्न टाइम में पब्लिक बोरोइंग जो है वो रेज किया जा रहा है, पब्लिक बोरोइंग के लिए फंड रेज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ावा के लिए, इंडस्ट्री में एक्सटेंशन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मेजर इरिगेशन वर्क। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन है वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो डेब्ट से था, ये एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि द मेन रीजन फॉर अर्ली नेग्लेक्ट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर सीम टू बी द अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वाज डैश एज द फील्ड गवर्नमेंट एक्टिविटी इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब क्या होगा कि शुरू के टाइम में, प्रारंभिक समय में इकोनॉमी में क्या बोला जाता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम से कम रखा जाए, वेरी स्मॉल एज द फील्ड ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड, क्योंकि उस वक्त जो था वो सिर्फ जो है सरकार का उद्देश्य होता था एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब शासन चलाना। लेकिन अभी का जो कॉन्सेप्ट हो गया है वो वेलफेयर स्टेट की बात हो गई। तो मतलब सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है आपके पास, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा आप पब्लिक के अपलिफ्टमेंट के लिए, उसका जो जीवन यापन है उसको बढ़ावा के देने के पर्पज से, बेहतर करने के पर्पज से भी गवर्नमेंट का काम
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हो गया है कि वो अपलिफ्टमेंट के लिए बात करें, वेलफेयर स्टेट की बात करें, ठीक है। तो इसलिए स्मॉल था पहले। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, द गवर्नमेंट मस्ट लुक आफ्टर डैश। तो गवर्नमेंट जो है उनको क्या देखा जाना चाहिए, कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस टू प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ऑन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सो एज द ब्रिंग अबाउट पीसफुल फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी सही है। एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अचीव इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर, और एक्सपेंडिचर टू सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टू हेल्प द इकोनॉमिक ग्रो। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को, एडम स्मिथ के अनुसार गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों को जरूर देखना चाहिए। कहता है डीपनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज मीन्स, उसका मतलब क्या हुआ डीपनिंग और वाइडनिंग का, इंक्रीज इन मोर इंटेंसिव एक्टिविटी ऑफ द एग्जिस्टिंग वन और इंक्रीज इन एडिशनल एक्सटेंसिव एक्टिविटीज। मतलब जो आपका इंटेंसिव एक्टिविटीज़ है उसको बढ़ाइए, मतलब जो अभी जो है उससे ज़्यादा बढ़ाइए, और उसके बाद एडिशनल एक्सटेंसिव एक्टिविटी भी करिए, बोथ हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट केम टू फोर फ्रंट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डैश फंक्शनल फाइनेंस केनेशियन फंक्शनल फाइनेंस अप्रोच, केनेशियन फंक्शनल फाइनेंस अप्रोच के थ्रू ये फोर फ्रंट हुआ। कहता है पीकॉक एंड वाइजमैन कैम टू वाइज कंक्लूजन दैट द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, कहता है कि इज नॉट स्मूथ बट इट इज ऑफ सडन नेचर, इट इंक्रीज इन जर्क्स एंड स्टेबलाइज। ये इसका देखा जाए तो ये वाला आंसर ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है कि इज स्मूथ एंड इंक्रीज ग्रेजुअली। वैसे बोला गया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर को ग्रेजुअली, मतलब सडन नहीं करते हुए ग्रेजुअली जो है आप बढ़ाइए। मतलब डैश एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स रिजल्टिंग इफेक्ट बर्थ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन। पीकॉक एंड वाइजमैन जो है एक्सप्लेन किया था पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिस्प्लेसमेंट 3 इफेक्ट के रूप में, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इंस्पेक्शन इफेक्ट एंड कंसंट्रेशन इफेक्ट के रूप में। कहता है कि ड्यू टू सर्टेन सोशल डिस्टर्बेंस लाइक वार देयर कैन बी ए सडन जंप और जर्क इन इंक्रीज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि व्हेन द गवर्नमेंट इज नाइदर इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉर रिड्यूसिंग टैक्सेस, ए न्यू इक्विलिब्रियम इज रिच्ड। मतलब अगर ना वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहता है, मतलब ना ही रिड्यूस करना चाहता है टैक्स को, तो ये हमारा इंस्पेक्शन इफेक्ट कहलाएगा, जो इक्विलिब्रियम की स्थिति बनेगी। कहता है वंस इक्विलिब्रियम बिटवीन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन इज रीच्ड एंड सिचुएशन प्रिवेल्स एंड द इकोनॉमी इज सेटल फ्रॉम सम पीरियड, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन इफेक्ट कहलाएगा। कहता है कि unintentional public expenditure in developing country are due to natural calamity, war और civil disturbance। ये सब जो है ये unintentional public expenditure हो जाएगा डेवलपिंग कंट्री में। कहते इन द पास्ट द स्टेट वाज रिगार्डेड एज पुलिस स्टेट, पहले क्या कहा जाता था उसको, स्टेट को पुलिस स्टेट कहा जाता था। कंसर्न विथ डिफेंस फ्रॉम फॉरेन एग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट और प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो ये ए और बी सिर्फ होगा, क्योंकि ये जो वेलफेयर स्टेट में ये बात होती थी, लेकिन पहले जो होता था सिर्फ फॉरेन एग्रेशन से बचाव के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की बात होती थी पुलिस स्टेट में। एज ए वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्लान ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। कहते हैं न्यू फंक्शंस अंडरटेकन बाय वेलफेयर स्टेट डज नॉट इंक्लूड,
मतलब न्यू फंक्शन अंडरटेकन बाय वेलफेयर स्टेट डज नॉट इंक्लूड, क्या कर नहीं इंक्लूड करता है, कहता ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी की बात कर रहा है कि वो उसमें कवर नहीं हो रहा है। एबिलिटी टू टैक्स रेज, एबिलिटी टू स्पेंड, एबिलिटी टू टैक्स जो है क्या करेगा, एबिलिटी टू स्पेंड करेगा, उसको रेज करेगा, रेज एबिलिटी टू स्पेंड। ये बिल्कुल सही है कि जैसे अब मान के चलते हैं हम, एबिलिटी टू टैक्स मतलब एबिलिटी टू पे वाला जो बात होता था, एक प्रिंसिपल है टैक्सेशन में कि एबिलिटी टू पे। तो एबिलिटी टू पे में क्या बोला गया है कि आपके मतलब जो जितना एलिजिबल होगा उससे उतना ही टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, तो एबिलिटी टू टैक्स जो है यही इससे रिलेट हो गया कि हमारे पास हम जितना टैक्स दे सकते हैं उतना ही हम पे टैक्स देना है। तो अगर हमसे कम टैक्स लिया गया, मान के चलिए जैसी हमारी एबिलिटी है वैसा ही हमसे टैक्स लिया गया, तो हम खर्च करेंगे। लेकिन अगर हम हमारे एबिलिटी से ज़्यादा अगर टैक्स लगा दिया गया गवर्नमेंट, तो स्पेंडिंग कम हो जाएगा। ठीक है, expenditure on social service, expenditure on social service is regarded as as productive investment since it's lead to increase in income and employment। कहता है कि जो सोशल सर्विस पर जो मतलब एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बोला गया है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है इनकम और एम्प्लॉयमेंट का। अब देखिए जैसे कि अगर कई सारी योजनाएं चल रही है, मतलब जैसे वृद्धा पेंशन योजना, स्टाइपेंड्स बच्चों को दिया जा रहा है, तो ये सब क्या बोला जा रहा है कि उसको भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के रूप में लिया जाता है। मतलब सरकार को तो उसमें कुछ मिलेगा नहीं, सरकार जो है टैक्स से जो पैसा जमा करती है रेवेन्यू, उसमें से वो पैसा लोगों को पे कर रही है। तो अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि लोगों के पास इनकम बढ़ा, और इनकम बढ़ा तो आप खर्च करते हैं, तो खर्च जो बेच रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया। तो ये दोनों कंडीशन हो जाएगा उसमें। कहता है कि व्हेन डैश राइज इट्स इंडिकेट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक फ्रॉम एन एग्रीकल्चर और लो इनकम स्टेट टू द इंडिविजुअल और हाई इनकम स्टेट। तो जीएनपी और पर कैपिटा इनकम जो है, कहता है व्हेन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और पर कैपिटा इनकम rises, it's indicate the transformation of an economy from agriculture or low income state to an industrial or high income state। कहता है डुप्लीकेट एंड अननेसेसरी मैनिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी इज नॉट अनकॉमन। कहता है अकॉर्डिंग टू वैगनर्स ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी गवर्नमेंट फंक्शंस हैव इंक्रीज इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली, बोथ हो जाएगा। वागनर के बारे में बोला गया है। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में फ्री मेडिकल एड, फ्री एजुकेशन, ओल्ड एज पेंशन और पीएफएस स्कीम, तो सभी हो जाएगा ट्रांसफर एक्सपेंडिचर में। कहता है कि इन ऑल कंट्रीज वेदर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड द स्टेट हैव गिवन टॉप प्रियोरिटी। क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो टॉप प्रियोरिटी में होना चाहिए। अंडर डेवलपमेंट हो या डेवलपमेंट होना चाहिए, स्टेट का जो टॉप प्रियोरिटी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। कहता who said to some person a relative increase in public expenditure seemed a calamity to other, it is a cause of rejoicing, and to still other it is a matter of indifference. No definite percentage of national income can be named as the proper limit for the cost of government, since such a limit must depend upon relative circumstances। तो अल्फ्रेड ब्यूलर ने बोला था। कहता है इन पब्लिक एक्सपेंडिचर द रियल इशू इज द एडवाइजिबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो ये सही है, बिल्कुल सही ये कथन। कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है उसमें द रियल इशू इज टू एडवाइजिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर ऑफ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर टाइम।
कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर आर कवर्ड, रेवेन्यू में आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, मतलब रूटीन का हो गया, रेकरिंग का हो गया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नॉन रेकरिंग होता है। कहता है मनी स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, आर्मी टू प्रोवाइड डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन इज जनरली रिगार्डेड एज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन पुलिस, जेल एंड जुडिशियरी, जो है उसको अनप्रोडक्टिव बोला जा सकता है, अनडेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर वाले में शामिल उसको नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्लूड, प्रिंसिपल जो है नो एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर डू नॉट इंक्लूड, उसमें क्या नहीं होता है, नो एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं होता है ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। कहते द गवर्नमेंट शुड डिस्कवर एंड मेंटेन डैश लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय बैलेंसिंग सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट एंड ऑप्टिमम लेवल ऑफ द गवर्नमेंट शुड डिस्कवर एंड मेंटेन an optimal level of public expenditure by balancing social benefit and social cost। कहता है कि टू सेफ्टी द कैनन ऑफ इकोनॉमी, टू सेफ्टी द कैनन ऑफ इकोनॉमी इट विल बी नेसेसरी टू बोथ अवॉइड ऑल डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी। कहता है इन केस गवर्नमेंट एक्टिविटी डैमेज, इन केस गवर्नमेंट एक्टिविटी डैमेज द इंडिविजुअल्स will or power to save, it would be repugnant to the canon of economy। कहता है कि in case government activity damage the individuals will or power to save, it will be repugnant to the canon of economy। कहता है all the public account at the end of the year should be properly audited to see the amount have not been misspent and misappropriate। This is come under the canon of sanction। ये canon of sanction में आ जाएगा। कहता है it should be possible of public authority to vary the expenditure according to the need and circumstances। This point is covered under the canon of elasticity। ये कैनन ऑफ इलास्टिसिटी में कवर हो जाएगा। कहता है इलास्टिसिटी इज नीडेड मोस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ऐसा नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। कहते हैं व्हेन द स्केल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज इट शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली होना चाहिए। कहता है कि ए फेयर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इन इज एसेंशियल इफ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन इज टू बी अवॉइडेड एट टाइम ऑफ श्रिंकिंग रेवेन्यू। मतलब एक फेयर डिग्री होना चाहिए इलास्टिसिटी का, मतलब जो वो ए फेयर डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज एसेंशियल, वो आवश्यक है इफ फाइनेंशियल ब्रेक डाउन होता है, इज टू बी अवॉइडेड एट टाइम ऑफ श्रिंकिंग रेवेन्यू, अगर रेवेन्यू कम के टाइम जो है वो ब्रेक डाउन होता है तो। कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड एक्सरसाइज ए हेल्दी इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द इकोनॉमी, बोथ हो जाएगा। कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड एम एट रिड्यूसिंग एंड द इनइक्वलिटी ऑफ वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू कीन्स डैश इज द मोस्ट यूजफुल इन राइजिंग द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो डिफिसिट बजट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कीन्स डिफिसिट बजटिंग इज more useful in raising the level of income and employment in underdeveloped country। कहता है कि in modern time a very important principle of public expenditure, in modern time a very important principle of public expenditure is that it should promote the dash इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहता है मॉडर्न टाइम में क्या है कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। Principle of public expenditure is that it should promote economic stability directly or indirectly। मेन क्या होगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी करने का। कहता है public expenditure should be directed to the achievement of economic and social objective in which country may set its hearts, तो ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद है कि मच ऑफ द सोशल डिजायरेबल पब्लिक एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय मॉडर्न गवर्नमेंट
undoubtedly increase the community productive power and consequently also the power to save. Due to this is due to the effect of public expenditure on power to work and save. कहता है कि as for the will to work and save, much depends on the character of public expenditure and the policy governing it. ये क्या है? ये ट्रू है. कहता है regarding the diversion of resources as between employment and localities and public expenditure may be distinctly dash effect on production. तो a beneficial effect on production हो जाएगा. मतलब बोल रहा है कि रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस as between employment and locality, the public expenditure may have distinctly benefit effect on production. But the wise public expenditure exerts a very wholesome influence on production. ठीक है. कहता है कि इट असिस्ट इनडायरेक्टली बाय एडिंग द पावर टू वर्क एंड सेव. बिल्कुल सही. इट असिस्ट इनडायरेक्टली बाय ए प्रॉफिटेबल डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेस. तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा. तो हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा. With the Keynesian revolution, it has come to realize that public expenditure can exercise directly an important influence on the level of economic activity. ठीक है. और accelerate economic growth, help maintain economic stability. तो all of the above हो जाएगा. कहता है which among the following statement is not correct. इसमें से correct कौन सा नहीं है? तो कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज प्रोडक्शन बाय इंप्रूविंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स. ये डायरेक्टली नहीं आएगा इसमें. बाय प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ओवरहेड, इससे भी नहीं होगा. कहते बाय गिविंग डायरेक्ट असिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ग्रांट्स एंड सब्सिडीज एंड टेक्निकल एडवाइस. नॉट करेक्ट बोल रहा है. और बाय इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइज. तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा. ठीक है. कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज प्रोडक्शन. तो ये इन सभी कारण से वो इंक्रीज हो रहा है. कहते हैं इफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रियली टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इवन एंड फेयर, इट मस्ट बी प्रोग्रेसिव. कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर इज रियली टू मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मोर इवन एंड फेयर, तो वो हमारा प्रोग्रेसिव हो जाएगा. कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी सो अरेंज एज टू कन्फर ए डैश बेनिफिट ऑन द कम्युनिटी एज ए होल, मैक्सिमम बेनिफिट ऑन द कम्युनिटी. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन डेब्ट सर्विस इज रिग्रेसिव बिकॉज इट गिव्स मोर इनकम टू द ऑलरेडी रिच. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन डेब्ट सर्विस जो है, डेब्ट सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर है वो रिग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इट गिव्स मोर इनकम टू द ऑलरेडी रिच. जो ऑलरेडी है बिजनेसमैन, रिच है, उसको आप और मदद कर सकते हैं और इनकम दे सकते हैं. कहता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर सच एज ग्रांटिंग ऑफ ओल्ड एज पेंशन एंड बेनिफिट ऑफ सोशल इंश्योरेंस आर प्रोग्रेसिव. कैसा होना चाहिए? वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए. कहता है कि इफ गवर्नमेंट सब्सिडीज द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी लार्जली कंज्यूम्ड बाय पुअर, इट इज प्रोग्रेसिव अदरवाइज रिग्रेसिव. मतलब जैसे अगर जो लार्जली कंज्यूम पुअर के द्वारा किया जा रहा है उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए और अदरवाइज रिग्रेसिव होना चाहिए. कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इन मॉडर्न टाइम्स टेंड टू make the distribution of wealth in the community more equitable. Public expenditure in modern time tend to make the distribution of wealth in the community more equitable होना चाहिए. कहता है Keynes has shown that the government can remove widespread unemployment during period of depression through dash public expenditure on public works, liberal public expenditure on public works. कहते हैं when government increase its investment expenditure on public works and then increase in level of income and employment in the country,
विल बी मैनी टाइम्स मोर देन दैट। मतलब अब क्या होता है कि जैसे एक मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात होती है इकोनॉमिक्स में, कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को और बढ़ाता है, मान के चलते हैं कि अभी हम रूटीन में 100 रुपया खर्च करते हैं, गवर्नमेंट 100 रुपया रूटीन में खर्च करी, तो 100 रुपया को खर्च करने पर जो रिटर्न मिलता है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। लेकिन अगर हमने 100 रुपया किया हुआ है ऑलरेडी और 10 रुपया और बढ़ा दिया, इकोनॉमी में बूस्ट करने के पर्पज से कुछ और इन्वेस्टमेंट सरकार ने किया, तो उसका अब जैसे रिटर्न की बात होगी तो ये सिर्फ 10 रुपया नहीं होगा रिटर्न, 10 से ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, कोई फैक्ट्री लगता है कहीं, तो अगर मान के चलते हैं 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि उसका जो प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन से इतने का फायदा होगा, लेकिन सिर्फ जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन से उतने का फायदा होगा उतना ही नहीं होगा, उससे और ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि अब जहाँ वो फैक्ट्री यूनिट लगा उस यूनिट के आसपास का मतलब वैल्यूएशन जो है, चाहे वो लैंड के वैल्यूएशन है वो बढ़ गया, तो लैंड का वैल्यू जो बढ़ा तो वो तो किसी और का है, मतलब वो फैक्ट्री का नहीं है, उस आस पड़ोस में किसी और ऑनर का है, तो उसके ज़मीन की वैल्यू बढ़ी, तो सरकार अगर वैल्यू के हिसाब से अगर उस पर टैक्स लगाना चाहे तो उस पर टैक्स लगा के सरकार अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। आम लोगों की आमदनी ऑलरेडी बढ़ गई, मतलब उनका एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, और उसके बाद क्या है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है एक्स्ट्रा बाहर के लोगों को। क्योंकि अगर 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट हुआ तो इन्वेस्ट होने से क्या हुआ कि कई सारे लोग वहाँ आए, मतलब जो एम्प्लॉई हैं उनका फैमिली आ गया, वो सब वहाँ बस रुक गए क्योंकि काम वहाँ है, इस वजह से अब उनके लिए उनके ग्रॉसरी की नीड है, उनको ठहरने के लिए अब ज़रूरत है। तो इन सब का जो इम्पैक्ट हुआ है यही मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जो सीधे सीधे हमको नहीं दिखता है। तो वही हम यहाँ बात हो रहा है कि when government increase its investment expenditure on public works, then the increase in the level of income and employment in the country will be many times more than that। मतलब उसका अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 2/3 देन द इनकम मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इनकम मल्टीप्लायर। कहता है कि इनकम मल्टीप्लायर जो है वो 1/1 मल्टीप्लायर जो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम मल्टीप्लायर क्या हो जा रहा है 1/1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहता है इफ गवर्नमेंट मेक एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ ऑन पब्लिक वर्क्स एंड इनकम मल्टीप्लायर इज 5, then the national income and output of the country increased by 500 करोड़। यही बात हो गया क्या है, मतलब अगर 100 करोड़ सरकार ने इन्वेस्ट किया और मल्टीप्लायर जो है वो 5 है, तो टोटल जो नेशनल इनकम की बात होगी या आउटपुट होगी इन कंट्री विल इंक्रीज कितना होगा, 500 करोड़ से बढ़ जाएगा। कहता है इन डेवलपिंग कंट्री द लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक। कहता है इन डेवलपिंग कंट्री द लो लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज मेनली ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक। वो क्या है, डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल स्टॉक हो जाएगा। टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेशल स्कीम लाइक स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, मार्जिनल फार्मर एंड लैंडलेस लेबर्स। ये हो जाएगा आपका, बोथ हो जाएगा। कहता है डैश अटेम्प्टेड द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम बजट इनकॉर्पोरेशन बोथ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो इरिक लिंडल जो है अटेम्प्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम बजट इनकॉर्पोरेशन बोथ एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, इरिक लिंडल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग और कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों से बस वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी सारे वीडियोस देख सकते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित आपको एग्जामिनेशन में मदद मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।